नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त रूपाली भी मौजूद हैं। और इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट से, बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तैयारियां तेज हो गई हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी सीसी की मीटिंग से पहले अहम बैठक होने वाली है। एक दो दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इस लिस्ट में कुछ नाम हो सकते हैं जो इन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर को कस लिया है इन विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, इनमें उतरने के लिए। फिलहाल एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी है गठबंधन की, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये चुनौतियां बढ़ गई हैं और अब ये मीटिंग होनी है, ये बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन किन प्रत्याशियों पर मोहर लगेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रूपाली बिल्कुल शीतल, इसी के साथ विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सभी पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि लोगों को जो है आह्वान किया जा सके, ताकि लोग जो है उनके पक्ष में वोट डालें। इसी में आपको बता दें, अब भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है और ये भी कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव की तारीखें ऐलान होने से पहले बाकी अगर पार्टीज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो संशय में थी। लेकिन भाजपा तब भी 24/7 अगर बात की जाए पूरी ताकत झोंक रही थी। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और उम्मीदवारों की होड़ लगी है, पार्टीज में होड़ मच चुकी है और पूरे तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें, इसी में बीजेपी सीईसी की मीटिंग की पहले अहम बैठक होगी और उसके बाद एक दो दिन में बीजेपी की लिस्ट जो है वो बाहर आएगी। आप जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो भाजपा की ये जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसमें बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे और चर्चा जो है की जाएगी राजनीति को लेकर। बिल्कुल रूपाली, इस वक्त हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। और दिल्ली का माहौल क्या है, क्योंकि मूल रूप से हर राजनीतिक पार्टी की जड़ें दिल्ली में होती हैं और जड़ों में जब पानी डाला जाता है तो उसके बाद ही पत्ते अपनी शाख छोड़ते हैं और अपनी हरियाली को छोड़ते हैं। वो देखना होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी दिल्ली के अंदर बीजेपी द्वारा खासतौर पर। ताबिश, जरा बताइएगा दिल्ली के अंदर क्या माहौल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की जड़ें दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही तय होगा कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह से इन चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं शीतल, आज बहुत अहम दिन रहने वाला है दिल्ली की राजनीति में। एक तरफ तो दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर माहौल जो है बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। दिल्ली में अभी फिलहाल दो अहम बैठकें चल रही हैं। एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनको बीजेपी में जम्मू कश्मीर के चुनाव का इंचार्ज बनाया गया है, उनको तैयारियों का इंचार्ज बनाया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी और तमाम जो जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों का इंचार्ज बनाया गया है, उन सबसे जम्मू कश्मीर के हालात पर होम मिनिस्टर अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में भी एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। यानी कि दो अहम बैठकें दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की आज एक अहम बैठक हो रही है। देखिए, चूंकि बीजेपी की अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि अभी कल ही एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो उसके बाद आगे किस तरह से बीजेपी को सूबे के अंदर उतरना है, कैसे काम करना है और किन मुद्दों पर आगे जनता के बीच जाना है, तमाम मुद्दों को लेकर के अमित शाह जो है पूरी एक रणनीति के साथ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पूरी एक प्लानिंग तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो 370 थे, जिन्होंने ये भी बयान साझा किया कि जो बीजेपी के खिलाफ है उसका कांग्रेस समर्थन करती है, जो बीजेपी के हक में है उसका हम स्वागत नहीं करते। तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि भाजपा ऑलरेडी रणनीति बनाकर तैयार थी चुनावों के लिए, तो इसमें भाजपा की क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी कि अगर बाकी पार्टीज के इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा रूपाली, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है, राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां गए और लगातार जो इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टी है वो सब ये कह रही है कि सबको एक होने की जरूरत है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है, वो चाहे उसमें एनसी हो या कांग्रेस हो या अदर जो अलायंस की वहां पर लगभग सुगबुगाहट हमें लगभग रोजाना सुनाई दे रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, अब इनसे लड़ने के लिए बीजेपी को एक रणनीति तैयार करनी होगी। बीजेपी को वो प्लानिंग तैयार
करनी होगी वो एक जो प्लानिंग है उस पर वर्कआउट करना होगा, क्योंकि देखिए जब तक एनसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था तो बीजेपी को इतनी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही एनसी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो जाता है तो ये एक बीजेपी के लिए एक अहम सोच का विषय बन जाता है, उनकी चिंता का, यानी उनके नजरिया उसको बदलना होगा। अपनी चुनावी की जो प्लानिंग लेकर के चल रहे थे उसमें उन्हें तब्दीलियां करनी होंगी। किस तरह की तब्दीलियां होंगी, उनके मैनिफेस्टो को, अपने मैनिफेस्टो को और मजबूत करना होगा। अपने जो कैंडिडेट्स जो असेंबली के लिए उन्होंने लिस्ट तैयार की है उस पर और ज्यादा विचार करना होगा, क्योंकि एनसी और कांग्रेस अगर चुनाव मिलकर के लड़ रही है तो घाटी में कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन जिस तरह से जम्मू खत्ते की अगर बात की जाए तो जम्मू खत्ते में कहीं ना कहीं बीजेपी अभी मजबूत है, और ऐसे में अगर एनसी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को अपनी प्लानिंग तैयार करनी होगी कि किस तरह से आगे कि उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है। जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। 1-2 दिन में बीजेपी की लिस्ट आएगी। युवा और ज्यादातर नए चेहरों को बीजेपी उतार सकती है, और यह कहा जा रहा है कि 40% ऐसे चेहरे होंगे जो नए चेहरे होंगे, जो पिछले चुनाव से नहीं होंगे, और नए चेहरों को यहां पर जो है वो मौका दिया जाएगा। और इसमें सारे युवा चेहरे होंगे, यंग होंगे, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो कैंडिडेट्स का चयन या फिर जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ था वो उस पर जो है वो खरे नहीं उतर पाए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर बीजेपी कोई भी गलती इन उम्मीदवारों को लेकर नहीं करना चाहेगी। दिल्ली से ये शुरुआत होगी, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से उम्मीदवारों का चयन करना है, कौन कौन उम्मीदवार इस वक्त अपनी पकड़ बनाए हुए अपने अपने क्षेत्रों में, उनको जो है यहां से टिकट दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में अशफाक गौहर जुड़ चुके हैं, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे इन विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय से ये भी चुनाव को काफी नजदीक से देखते आ रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं तो पूरे देश की नजरें इस पर बनी होती हैं। और ऐसे में अब जब विधानसभा 10 साल के बाद यहां पर हो रहे हैं, यहां पर अब पार्टियों की क्या क्या रणनीतियां होंगी, किन रणनीतियों के साथ उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत ये समय देने के लिए। मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रत्याशियों की बात हो रही है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, तो बीजेपी के सामने इन प्रत्याशियों को चयन के लिए, प्रत्याशियों जो उम्मीदवार उतारने हैं उनके चयन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किन किन प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में वो इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा आज रहेगी ये मीटिंग जो दिल्ली के अंदर होनी है, जिसमें गृह मंत्री साहब रहेंगे खुद वहां मीटिंग के अंदर, और 2 महत्वपूर्ण आदमी जिन्हें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कामकाज सौंपा है चुनावों को कामयाबी के साथ कराने के लिए और जीत दर्ज करने के लिए, राम माधव जी जिन्हें दोबारा जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया गया, और जे किशन रेड्डी जो कंटिन्यूसली पिछले 1-2 हफ्ते से जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हुआ है उनके पास पूरा फीडबैक है, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फीडबैक है। आज वो सारा फीडबैक जो है वो एक तरफ से सीनियर लीडरशिप के सामने रखा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ से जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, जो बीजेपी की इंटरनल एजेंसियां रिपोर्ट दे चुकी हैं, उसको भी खंगाला जाएगा। और उसके बाद ही जो पहले फेज के तहत जिसकी नोटिफिकेशन चंद दिन पहले जारी की गई है, उसमें कश्मीर सूबे की कुछ सीटें हैं, उसको लेकर कुछ नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि कश्मीर प्रोविंस आते आते स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज होगी। लाइक माइंडेड पार्टियां जिनका कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी की ओर है, या जो किसी न किसी तरीके से बीजेपी के असर में है, उनके खिलाफ किसी भी बड़े कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया जाएगा। रेस्ट जो पीर पंचाल की वादियां हैं या चिनाब घाटी है, वहां से मजबूत उम्मीदवारों को उतारने की बात जो है वो हो रही है। और इसी तरीके से जब आप कांग्रेस की बात करेंगे, जहां अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे 3 बजे एक अहम तरीन बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, वहां पर भी जहां कश्मीर घाटी में 10, वहीं जम्मू घाटी के अंदर भी 10 से 12 सीटों पर जो है वो तालमेल हो रहा है, अलायंस हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपके पास अलायंस एक तरफ से 15 से 20 सीटों पर है, और दूसरी तरफ से बीजेपी अकेले दमखम पर चुनाव में है। तो दिलचस्प काफी ज्यादा होगा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि एक तरफ से 2 पार्टियां अलायंस में हैं, एक तरफ से बीजेपी ने अकेले जम्मू प्रोविंस में आना है। अब वो किस तरीके से सेंधमारी कर सकती है, किस तरीके से वोटर तक पहुंचेगी। 10 साल बेमिसाल का नारा दिया गया है, 55+ का टारगेट है, क्या ये 55+ टो होगा? जब कश्मीर प्रोविंस की आप बात करेंगे तो बीजेपी के लिए कहां पर वो हैमर कर पाएंगे, सीट निकाल
निकाल पाएंगे काफी जो मुश्किल कल अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की रही, आप मुझे लगता है कि आपने भापा होगा, आपको उसको नजदीकी से देखा होगा। उन्होंने बार बार एक बात का जिक्र किया था कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, हम गठबंधन करेंगे। इन बातों के संकेत क्या हैं? इन बातों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या ये फेविकोल वाला गठबंधन माना जा सकता है, या फिर ये गठबंधन थोड़ा सा यहां पर वीक पड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए, ये फेविकोल वाला गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गठबंधन होता है बराबरी का। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, अगर उनकी ग्रास रूट लेवल ऐसा था तो वो सीधे कहते कि 90 सीटों में से जी 40 आप दे दो, 40 हम लेंगे, 10 पे इंडिपेंडेंट को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता, तीसरी पार्टी को ले लेते हैं, क्योंकि दो पार्टियों का है। यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, जो मेरी सोर्सेज से बात हुई है, कंफर्म सोर्सेज जो हमें कंफर्म करिए, दैट इज 70-30, 70% नेशनल कॉन्फ्रेंस, 30% कांग्रेस। दैट मीन्स कांग्रेस उतनी मजबूत कहीं पर भी नहीं है एंटायर कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में। यही वजह है कि कश्मीर प्रोविंस में जिन सीटों को आप देखते हैं, उनमें जो नए पीसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं तारिक हमीद करा, वो श्रीनगर से सेंट्रल शालटेंग से लड़ रहे हैं, तो उनकी सीट को अलायंस में दे दिया गया है। उसके साथ नॉर्थ में आप जाएंगे या साउथ में आप जाएंगे तो आपको वो सीटें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लीडर्स रहे हैं, लेकिन क्या वो कोई प्रभाव डाल पाएंगे, क्या वो वहां से निकाल पाएंगे, एक बड़ा सवाल ये भी होगा। गौर साहब, कुछ सीटें हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जो जम्मू खिते की सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस चाहती है कि हमारे पास रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि हमें ये सीटें दी जाए, जिसमें नगरोटा है, रैपर दोमाना है, विजयपुर है, नौशेरा है, सुंदरबनी है, चिनाब वैली की कुछ सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया जा रहा है कि हमें दी जाएं। लेकिन कांग्रेस किसी भी यहां पर वजह पे नहीं जाना चाहेगी कि आखिर कांग्रेस को जम्मू खिते से खास तौर पर नुकसान हो, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर जम्मू में है। तो ऐसे में दोनों के बीच अगर फॉर्मूला नहीं बनता है, अगर फॉर्मूला 10 सीटों का कश्मीर में बना है तो 10 सीटें जम्मू प्रोविंस में भी जाएंगी कांग्रेस ही एट एनी कॉस्ट। अगर 8 सीटें आप वहां पर छोड़ रहे हैं तो 8 सीटें यहां पर भी जाएंगी। दैट मीन जो आप सवाल पूछ रहे थे क्या ये फेविकॉल का जोड़ है, तो फेविकॉल वाला जोड़ नहीं है, ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट है जहां पर चुनाव लड़ेगा। रेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाहर क्या होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी, कांग्रेस भी मैदान में होगी, एक दूसरे को वो खरी खरी भी सुनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, जी आप मेरे खिलाफ नहीं बोलना, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, चुनाव बराबर लड़ा जाएगा। तो ये अलायंस कैसा है, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए चुनावों की, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कल राहुल गांधी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं कश्मीरियों की नब्ज, जम्मू कश्मीर की नब्ज पर हाथ रखा और स्टेटहुड का मुद्दा भी उठाया। तो क्या कुछ लगता है किस रणनीति से कांग्रेस काम करेगी, क्योंकि कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर भाजपा का इतना ज्यादा होल्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। जम्मू में आते आते वो देखा जा सकता है कि स्ट्रांग है। तो कांग्रेस का जम्मू में और बीजेपी का कश्मीर में किस तरीके का जो है एजेंडा और स्ट्रेटेजी सामने आ सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिए दो परेशानियां भी उभरेंगी। जब जो ही कैंपेन शुरू होगा तो आप देखेंगे उनका सवालों का बड़ी बौछार होगी बीजेपी की तरफ से। पहला ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो धारा 370 और 35A को बीच में रखकर लड़ रहे हैं कि भाई ये हमारी स्पेशल स्टेटस है, इसको लिया गया, इसको वापस लेना है। कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा आज कि क्या वो इस स्ट्रेटजी को टो करेंगे, नहीं करेंगे, कल अगर अलायंस में सरकार बनती है तो क्या कुछ रहेगा। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी परेशानी बनेगी, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए नो डाउट। जम्मू कश्मीर में वो कहीं सेंधमारी इससे कर सकते हैं, वोट उठा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नेशनल हुक पर पार्टी का हाल क्या होगा वो किससे छुपा नहीं है। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का इशू जो इसमें है, फिर जो मिलिटेंसी में लोग बंद है, जिनके खिलाफ FIRs हैं, उनको छोड़ने की बात कही गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कितना फिट कांग्रेस के लिए बैठेगा, एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, कई सारी चीजें होंगी जो कांग्रेस के सामने भी खड़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास तौर पर चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त आपको सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ बोल रही हैं, सुनिए। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है
और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं, वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मैं दिल्ली के बुजुर्गों को एक वादा करना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में हो, वो आपके हक के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। जो उसी तरह से और उसी सीरीज में उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई थी। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से आपको ये वादा कर रही हूं कि चाहे हमें कितना भी लड़ना पड़े, हम दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली वालों के लड़ के काम करवाते रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर हमने ये पेंशन बुजुर्गों को दिलवाई है, उसी तरह से दिल्ली वालों के जो भी रुके हुए काम हैं वो केजरीवाल सरकार जरूर कराएगी। थैंक यू। अक्सर ये बुजुर्ग आते थे। तो आप सुन रहे थे आतिशी को। इस वक्त बुजुर्गों को लेकर उन्होंने बातचीत की। बुजुर्गों को पेंशन दे रही है केजरीवाल सरकार, ये कहना है आतिशी का। बीजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन रोकी थी और देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर भी आतिशी जो है वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली है, ये बहुत बड़ी खबर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। मामले में 5 सितंबर तक सुनवाई जो है वो टल गई है। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लेकिन फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है कुछ दिनों तक। और केजरीवाल की ये जमानत आज होनी थी, सुनवाई होनी थी जमानत पर, लेकिन फिलहाल इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो टाल दिया गया है। ईडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई के केस में उन्हें जमानत जो है वो उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल रूपाली इसको टाल दिया गया है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ लगातार केजरीवाल के
की अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल के हक में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पर आपको बता दें अब जो है ये सुनवाई टल गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल ये टल चुकी है और 5 सितंबर को ये सुनवाई हो सकती है। फिलहाल 5 सितंबर तक जो है ये सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और लगातार सीबीआई की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की ये सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में टली जा रही है और अभी इस वक्त 5 सितंबर तक की तारीख जो है आगे घोषित कर दी। बिल्कुल देखिए, बहुत लंबे अरसे से ये मामला जो है वो इसी तरह से अटकता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। उस केस में लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जो दलीलें हैं वो पेश कर रहे हैं। उनके वकील लगातार अपनी दलीलों को सामने रख रहे हैं कि आखिर ईडी द्वारा ईडी के केस में जब जमानत उन्हें मिल गई है तो इस केस में उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो फिलहाल सस्पेंस है और ये सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे माना जा रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल पर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है, जमानत पर बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, सुनवाई को टाल दिया गया है, जो पहले उम्मीदें थी अब उन उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरते हुए नजर आ रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई के मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई को अगली 5 तारीख के लिए टाल दिया गया है। 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। सीबीआई ने कहा कि उनको और वक्त चाहिए। जो नोटिस सीबीआई को दी गई थी उस पर जवाब मांगा गया था, लेकिन सीबीआई ने कुछ और वक्त मांगा है। यानी कि सीबीआई इस वक्त सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, कुछ आधार बनाने की कोशिश कर रही है और यही बड़ी वजह है कि सीबीआई लगातार कोर्ट से समय मांग रही है। लेकिन आज की सुनवाई टलने पर कहीं ना कहीं जब अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद ज्यादा है। अगर 5 तारीख को वाजिब जवाब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सीबीआई नहीं दे पाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जो है लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो है सरकार का घेराव कर रहे हैं, लेकिन इसी में विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अगर हम विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार समय समय पर चाहे स्वयं अरविंद केजरीवाल हो उन पर सवाल खड़े करती रही है और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताती रही है। जहां दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में होना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल से कैंपेन शुरू किया है कि केजरीवाल आएंगे। अगर केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी आखिरकार किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी हम दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी को सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री की सुनवाई जरूर चली है लेकिन आगे आने वाले समय में उनको राहत मिलेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल को अभी राहत की उम्मीद कम है, लेकिन अब अगली 5 सितंबर ये तय करेगी कि आखिरकार क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 सितंबर को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल देखिए, केशव केजरीवाल ने इस घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल को कहा है। लगातार किंगपिन कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी हैं, किंगपिन हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और आसान नहीं हो सकती हैं। अब आगे का रोड मैप क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए, अब आगे आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आम आदमी पार्टी के जो तमाम वकील हैं उन्होंने इस पर अपनी कई बार ज़रे की है और अब जब इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होगी तो ये तथ्य सामने आएंगे। जब सीबीआई अपनी दलीलें सामने रखेगी तब ये तस्वीर और स्पष्ट रूप से साफ हो सकेगी कि आखिरकार सीबीआई के इस पूरे प्रकरण में क्या दलीलें हैं। बहरहाल जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कई बार दलीलें दे चुके हैं कि ये पूरा झूठा केस है और इसमें कोई भी तथ्य सीबीआई या ईडी के पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव, ये तमाम अपडेट साझा
साझा करने के लिए। और किस तरह से केशव मोहन मिश्रा ने बताया कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, क्योंकि सीबीआई लगातार उन्हें इस घोटाले का किंगपिन बता रही है। जब अगली तारीख को इस पर सुनवाई होगी, उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें और किस आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट आगे का फैसला लेगी, ये देखना होगा, इसका इंतजार भी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं। मैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी भी मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर कोलकाता से। कोलकाता रेप केस मामले में सीबीआई ऑफिस जो है वो संदीप घोष पहुंच चुके हैं। मामले में संदीप घोष से पूछताछ होगी और उनका टेस्ट भी होना है। लगातार कई दिनों से संदीप घोष से पूछताछ हो रही है कि आखिर सबूतों में हेरफेर किया गया है, यानी आरजीकर मेडिकल अस्पताल का ये पूरा मामला जहां पर ये घटना घटी थी, रेप केस हुआ था वहां पर, उसके बाद रेप के बाद हत्या कर दी गई थी जो ट्रेनी डॉक्टर वहां पर थी, उसके बाद पूरा मामला जो है पूरे देश के अंदर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर संदीप घोष पर शिकंजा कसा जा रहा है ताकि उनसे बात की जाए, ताकि उनसे जो भी इस मामले में मैटर है उसको जांचा जाए और क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी तक हुआ है, कैसे कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है या नहीं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई, क्यों इतना गैप जो है वो बीच में छोड़ा गया, ये तमाम पहलू हैं इस मुद्दे को लेकर, जिस पर अभी संदीप घोष के साथ बातचीत के बाद निकलकर जो है वो सामने आ सकता है। तो कई दिनों से पूछताछ हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है रूपाली, और ये मामला फिलहाल इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ कोलकाता रेप केस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें लगातार संदीप घोष से सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और इसी में ये कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी जो है संदीप घोष का किया जाएगा। मामले को लेकर अगर बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन नेता भी इसमें एक दूसरे पर सवाल और एक घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इसी पे लगातार इस मामले की बात की जाए तो मामला जो है पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। संदीप, बताइएगा कि क्या कुछ फिलहाल मामले को लेकर सामने अपडेट आ रही है? देखिए 88 घंटे तक जो है अब तक सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है और कई बातें जो है निकल कर सामने आई, लेकिन अभी भी जो है सीबीआई ये कहती हुई नजर आ रही है बहुत सारे मामले जो है उसमें छिपाए जा रहे हैं या कहें कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ऐसे में अब संदीप घोष का जो है एक टेस्ट किया जाएगा और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, कितनी सच्चाई उनके बयानों में निकल कर आएगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई के सूत्रों ने पिछले दिनों ये जिक्र किया था कि वहां पर जो सबूत थे जो अंतिम समय में जो है वो छिपाए गए थे, जो पीड़िता थी जो जिसका मर्डर हुआ उसके जो लेटर लिखे गए थे उसके पिता को, वो जो है लेटर पूरे नहीं मिल पाए, तो इन बातों का जिक्र जो है सीबीआई कर रही है। ऐसे में 88 घंटे संदीप घोष से पूछताछ पिछले दिनों हुई, लेकिन आज एक बार फिर जो है सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और पूछताछ आगे बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी जो है स्पष्ट जो है सीबीआई नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर अब उनका जो पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ सच्चाई होगी, क्या कुछ कितने झूठ यदि संदीप बोल रहे होंगे तो क्या निकल कर सामने आएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन संदीप, सवाल ये भी है कि आखिर संदीप घोष के साथ लगातार जो पूछताछ हो रही है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या जांच का मुख्य केंद्र ही संदीप घोष है? वाकयात एक शख्स हैं जहां से पूरा ये मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है और ऐसी संभावनाएं हैं, और क्योंकि इस केस के जुड़े जो हैं बहुत सारे पहलू हैं जिन पर जांच अभी बाकी है, जांच की जा रही है, और क्या वाकई ये एक शख्स है जहां से ये पूरा केस जिनके इर्द गिर्द घूम रहा है? देखिए मुख्य अब तक जो सबसे ज्यादा पूछताछ जो हुई है वो संदीप घोष से हुई है, तो यकीनन सीबीआई कुछ ऐसा जानना चाहती है संदीप घोष से जो बात निकल कर सामने नहीं आ रही। सबसे बड़ा सवाल कि जो पूरे घटनाक्रम में अब तक कुछ बातें जो छिपाई जा रही थी या कहें कि उन तथ्यों को मिटाने का प्रयास किया गया था, तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है। और जिस तरह से हमने पहले बातें सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि इस पूरे केस को रेप और मर्डर केस दिखाया गया था, इसके पीछे जो है और कई काम जो है अस्पताल परिसर में चल रहे थे, यानी कि एक बड़ा मामला क्या था,
कैसे इस पूरे मामले की और जड़ें खुल सकती हैं, इसकी जानकारी संदीप घोष के साथ साथ जो उसके साथी हैं, जिनका नाम जो है सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि 13 से अधिक लोगों की पूछताछ जरूर हो चुकी है, लेकिन और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, या कहें कि बड़े राजनेता या बड़े लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा कॉलेज है और कैसे इसमें जो है कहा यह जा रहा था कि वहां पर जो है इस तरह के स्कैंडल पहले भी चलते आए हैं। तो क्या कुछ निकल सकता है, ऐसे में टेस्ट होना बहुत जरूरी है संदीप घोष का, और वो आज जब सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं तो और क्या कुछ बातें निकलेंगी या फिर टेस्ट जो होगा वही सच्चाई बयां करेगा। अगर बात की जाए कोलकाता रेप केस की, तो ये सिर्फ रेप केस की बात नहीं है, बल्कि जांच में ये भी कुछ पाया गया कि संदीप घोष जो मुख्य आरोपी है वो और भी ऐसे कई मामलों में, जैसे लाशों की हेराफेरी, कॉलेज में पेपर पास करवाने पैसे लेकर, ये सब मामले जो है खुलासे धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है अब ऐसे और बड़े खुलासे होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, जितना ज्यादा सीबीआई डीपली अंदर केस के जा रही है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं। देखिए, संदीप घोष के रहते हुए जैसे बताया गया कि वहां पर जो है शवों को बेचना या उनके पार्ट्स को, ऑर्गन को बेचने का काम, या फिर कहें कि और भी वहां पर बच्चों को पैसे लेकर पास कराने का काम, तो ये तमाम चीजें खुल रही हैं दर बरतर, और इसीलिए सीबीआई लगातार संदीप घोष से बातचीत कर रही है। 88 घंटे पिछले दिनों चली बातचीत के बाद आज फिर एक बार सीबीआई की यहाँ पर दफ्तर जो है संदीप घोष पहुंचे हैं। तो क्या आगे और चीजें खुलेंगी, और अगर बातचीत नहीं खुलती है तो फिर उससे जो है मेडिकल टेस्ट जो है वहां पर किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसमें सच्चाई निकलकर सामने आएगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरी तरह से सख्त टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि आखिर जब सुबह 7 बजे ये घटना घटी तो 11:30 बजे आपने क्यों एफआईआर दर्ज की। इसमें कहीं ना कहीं लोकल पुलिस पर जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस केस को दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र सीबीआई कर रही है और ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें अभी भी दर पर दर और खुलने वाली हैं। अगला कदम क्या हो सकता है इस जांच के बाद? क्या संदीप घोष का जब पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा उसमें जो चीजें निकलकर सामने आएगी, क्या कोई बड़ी कार्रवाई यहां से की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अमूमन अब तक जिन लोगों की पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारे जो सबूत जो है सीबीआई ने जुटाए हैं। हालांकि बार बार सीबीआई ये कहती नजर आ रही है कि बहुत सारे सबूतों को छिपाने का प्रयास और मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो बहुत सारे और चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी और उनसे नई कड़ी जो है खुलने वाली है, नए सबूत मिलने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है संदीप घोष का ये जो टेस्ट होगा, और उसके बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई बढ़ेगी। हालांकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार तक टिप्पणी सरकार से सवाल कर रहा है, दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार से कर रहा है, पुलिस से कर रहा हो, लेकिन सीबीआई लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है इसका असर मरीजों पर पड़ता है। डॉक्टर के जो बयान थे उसमें माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के बयान थे उसमें साफ तौर पर क्या गया कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो खुद एक बार अपने परिजनों के साथ अस्पताल में गए और फर्श पर सोना पड़ा। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि डॉक्टरों का जांच तो होती है, हर केस के बाद जांच होती है, उसको जांचा जाता है, लेकिन फिर वो अंधेर नगरी में चले जाता है, एक थैले में इन केसेस को बंद कर दिया जाता है। चलिए फिलहाल रोकना चाहूंगा एक बड़ी खबर यूक्रेन से। कीव पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, पोलैंड से सीधे कीव पहुंचे। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत वहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर है। भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और जेलेंस्की से भी पीएम मोदी मिलने वाले हैं, उनसे भी मुलाकात होने वाली है। और ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। यूक्रेन के बाद सीधे अब जो है वो कहीं ना कहीं वहां के जो मुखिया है उनसे भी मुलाकात होगी। पहले पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे और वहां से सीधे उड़ान उन्होंने कीव के लिए भरी है, जो यूक्रेन की राजधानी है, और अब वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त कीव में बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, भारत माता के वहां पर जो जय घोष है, जो नारे हैं, वो भी सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री को देखकर जो भारतीय लोग वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर बसे हुए हैं, वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं रूपाली। और अपने आप में जब प्रधानमंत्री जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां पर अपनी छाप छोड़कर आते हैं। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ ये दौरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए यूक्रेन और रूस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने संतुलन साधने की एक चुनौती जो है उनके बीच रहेगी, यूक्रेन और रूस के बीच में। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और क्या कुछ बातें की जाएंगी, क्या कुछ चर्चाएं की जाएंगी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 3 दिवसीय ये अहम दौरा जो है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का है कि वो पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मिलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। हालांकि उनके मुखिया से जरूर पहले भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन यूक्रेन में जाकर वहां पर लोगों से मिलना और जो कूटनीतिक रणनीति है, जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसको कैसे मजबूत करना है, ये आज का नहीं बल्कि जब 2014 में पीएम मोदी ने सत्ता में अपना जो हाथ है वो यहाँ पर जो है वो निभाया है, तब से लगातार इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक जो रणनीतियां हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की है। और नतीजन आज देश या भारत देश पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है। देश का जो ग्राफ है वो बढ़ा हुआ है हर मामले में, और खास तौर पर जो व्यापारिक संबंध है उनको कैसे बढ़ाया जाए और डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में कैसे बाकी जो विदेश के जो देश हैं उनसे डील की जाए। फिलहाल कुछ ही देर में जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जंग समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और इसका सीधा संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड से भी दे दिया है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और जो भी विदेश मामलों के जानकार हैं उनका भी कहना है कि अपने आप में बहुत बड़ा दौरा है। कुछ ही देर में जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जो तनातनी है पिछले कई सालों से हो रही है, उस युद्ध के बीच जो है वो प्रधानमंत्री मोदी अपना अहम योगदान निभा सकते। पोलैंड में जब प्रधानमंत्री मोदी रूपाली गए थे और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे यह संदेश जारी किया था कि हमारा देश बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। यहां पर शांति का प्रतीक और शांति से हम चलते हैं, अशांति नहीं है। और उस स्थिरता को यहां पर निभाने के लिए पीएम मोदी अब यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन के वहां पर पीएम से मुलाकात करेंगे। फिलहाल उससे पहले जोरदार स्वागत भी उनका किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर होंगी कि क्या यूक्रेन को किस तरह का मंत्र वहां पर दिया जाएगा और क्या यूक्रेन के सामने जो रूस है जो लगातार हमले कर रहा है या दोनों तरफ जो हमले हो रहे हैं, क्या उस पर अंकुश लगाने में यहां पर कामयाबी मिलेगी। संजीव श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। हम सीधे संजीव जी के पास जाना चाहेंगे। संजीव जी, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो हालात पिछले कई सालों से बने हुए हैं, क्या उसके बीच पीएम मोदी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहां पर दे रहे हैं? जी निसंदेह ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और पूरे विश्व की जो नजर इस विजिट पे है। और आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डे 1 से इस बात को लगातार कहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध का जो समाधान है वो सिर्फ संवाद के माध्यम से हो सकता है, नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ये संभव है। और भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि संवाद होना चाहिए, हिंसा बंद होनी चाहिए, राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और किसी राष्ट्र की अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का जो उसका सॉवरेन राइट है उसका सम्मान होना चाहिए। जो विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका सम्मान होना चाहिए। और इस तरीके की जो सकारात्मक बुद्धिमत्तापूर्ण जो विचार हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्त करते रहे हैं। और ये इस विजिट के माध्यम से भी आप देखेंगे कि जब इस जो संवाद जो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रखेंगे उनमें संजीव जी, हमारे जो संबंध है वो दोनों देशों के साथ बराबर के हैं, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और पीएम चाहते भी हैं कि हर देश के साथ हमारे व्यापारिक संबंध या बाकी जो भी संबंध है आपस में वो सही रहे। तो यहाँ पर पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आखिर यूक्रेन के पास जाकर, यूक्रेन के दौरे पर रहकर यूक्रेन के मुखिया से बात करें और इस युद्ध को रोकने का एक हाथ यहाँ पर जो है आगे बढ़ाएं? तो स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे दोनों देश हमारे साथ उसी तरह के संबंध बनाए रखेंगे जैसे पहले हैं। भारत की विदेश नीति एक नीति है और बुद्धिमत्तापूर्ण जिम्मेदारी भरी विदेश नीति है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ राष्ट्रों के साथ संवाद करते हैं और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ और पोलैंड में जो यात्रा उन्होंने की उसमें भी अनेक सकारात्मक बातें उभर करके सामने आई हैं। लास्ट हाल के समय में हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया की भी यात्रा की थी और वहां पर भी राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने इसी तरीके के अपने सकारात्मक विचारों को व्यक्त किया था, संवाद की बात कही थी और जो वहां पर हिंसा हो रही है उसके प्रति अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। तो ये जो भारत का जो एक संतुलित दृष्टिकोण है उसका पूरा विश्व सम्मान करता है
और भारत की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और ये जो भारत का जो आने वाले समय में जो भविष्य में आने वाला जो ये जो भूमिका है, जो रोल है, उसको भी दर्शाता है कि जब एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। एक और बड़ी अपडेट, 24 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बातचीत होगी। कल पेंशन, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं। यानी 24 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के नेताओं से जो है वो पीएम की मुलाकात होगी और पीएम मोदी उनसे बातचीत करेंगे। कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, उनके क्या क्या मुद्दे हैं उसको लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि पेंशन, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये 24 अगस्त को होगी, यानी कल के दिन होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटेंगे विदेश दौरे से और ये इन कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी जो मांगे हैं रूपाली, उन पर भी बातचीत होगी और उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश यहां पर जो है वो पीएम द्वारा की जाएगी। 24 अगस्त को ये बड़ी जो मीटिंग है वो होने वाली है, चर्चा जो है की जाएगी। और बड़ा मुद्दा जहां पर पेंशन को लेकर अगर बात की जाए तो उस पे इन कर्मचारियों के साथ बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश में जनगणना को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें तैयारियां जो है तेज कर दी गई है। सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना, 2 साल में पूरी हो सकती है। और जातीय जनगणना को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त स्थिति साफ नहीं है, जहां पर एक लंबा इंतजार, काफी देर से ये जातीय जनगणना जो है नहीं हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर से शुरू हो सकती है ये प्रक्रिया और 2 साल में पूरी हो सकती है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर जातीय जनगणना जो है 2024 में शुरू की जाएगी तो पूरी जो है 2026 तक की जाएगी। बिल्कुल रूपाली, देखिए हम अपने दर्शकों को ये साफ करना चाहें कि जातीय जनगणना को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जनगणना जो है वो होने वाली है। अंत में यहां पर 2011 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके बाद जनगणना नहीं हुई थी। तो फिलहाल पुलिस भर्ती परीक्षा जो है यूपी के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। परीक्षा को लेकर सरकार की खास तैयारियां हैं, क्योंकि आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। बस, रेलवे स्टेशन फुल हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पेपर लीक की अफवाह पर सपा के पूर्व मंत्री पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। यानी शुरुआती दौर में कोई ना कोई वहां पर सामाजिक तत्व, जो शरारती तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षा में कोई हेरफेर ना हो, उसको लेकर सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। क्योंकि इससे पहले जब पेपर लीक हुए थे उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा से जब ये परीक्षा यहां पर आज से शुरू हुई है, लगभग 3 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है और 50 लाख के करीब इसमें अभ्यर्थी हैं कुल मिलाकर। और आज पहला चरण है, इस परीक्षा का पहला दिन है। आज से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इन परीक्षाओं को लेकर जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटीज हैं, वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर मौजूद हैं, वो पूरी तरह से निगरानी बनाई हुई है, ताकि कोई भी यहां पर हेराफेरी ना हो, पेपर लीक जैसे मामले ना हो। हालांकि जरूर रूपाली, अफवाहें फैली थी, अफवाहें उड़ी थी, लेकिन उन अफवाहों पर फिलहाल अंकुश लगाते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। रूपाली, आप जरा बताइएगा किस तरह से गोरखपुर की तस्वीर है, मैनपुरी की है, आगरा की शीतल, इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये परीक्षा भर्ती जो है शुरू हो चुकी है भर्ती की, जहां पर गोरखपुर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैनपुरी से तस्वीरें हैं, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी, कानपुर की ये साफ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर आज यूपी पुलिस भर्ती को लेकर परीक्षा है और सरकार ने खास तैयारियां कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेकिंग जो है वहां पर की जा रही है। जहां पर पेपर लीक को लेकर बात सामने आई थी, लेकिन इस बार पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो बच्चे, जो विद्यार्थी या जो लोग परीक्षा देने आ रहे हैं, उनकी चेकिंग किस तरीके से की जा रही है। और ये भी एक बयान जो है सामने आया है और कहा है कि पेपर लीक की अफवाह पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर एफआईआर भी की गई है। और आपको बता दें, बस रेलवे स्टेशन जो है इस परीक्षा के दौरान फुल दिखते हुए नजर आए हैं, जहां पर जमकर विद्यार्थी जो है आए हैं और परीक्षा देने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए फयाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव हैं और गोरखपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर वहां की तस्वीर भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से सुविधाएं वहां पर परीक्षार्थियों के लिए रखी गई हैं। फयाज, अभी क्या माहौल है वहां का और किस तरह से ये परीक्षाएं हो रही हैं? जी शीतल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रथम पाली की परीक्षा जो सुबह 10 बजे से
12 बजे तक खुली थी। अब कुछ 10 मिनट के अंदर वो परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से 5 बजे तक होगी, लेकिन इसके लिए 2 घंटा पहले रिपोर्टिंग करना होता है। ऐसे में जो परीक्षार्थी है परीक्षा के दिन पर मौजूद है, कुछ परीक्षार्थियों से हम बात भी करेंगे कि क्या लग रहा है, किस हिसाब से आपकी तैयारी की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी बताइए, किस तरीके की तैयारी आपकी है? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है? व्यवस्था टाइट की गई है, कोई डर या भय आप लोग के अंदर? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? 6 महीने। क्या चाह रहे हैं कि पुलिस बन के क्या करना चाहते हैं? देश की सेवा करना चाहते हैं। कुछ और भी परीक्षार्थी हैं, उनसे भी जो सेकंड पाली के भी होनी, कब परीक्षा आपकी होनी है? अच्छा, इससे पहले क्या आपको रिपोर्टिंग करनी होती है? कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। अच्छा, किस तरीके की तैयारी कर रखी है आपने? क्या उम्मीद है, निकाल लेंगे आप? अगर आपकी भर्ती हो जाती है तो क्या करेंगे आप? तो देख सकते हैं आप जो है, ये जो परीक्षार्थी जो दूसरी शिफ्ट पाली के परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के पास, जहां पर जो है प्रथम पाली की परीक्षा कुछ देर में जो छूटने वाली है। परीक्षार्थी यहां से निकलेंगे, तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा के पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लगातार अधिकारियों द्वारा जो है जो गोरखपुर जनपद में 55 केंद्र बनाए गए, उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। करीब 1100 CCTV कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। ये भी जानकारी दीजिएगा, अभी गोरखपुर में कितने लोगों पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि ऐसी भी खबरें सामने आई थी। जी, अभी तक परीक्षार्थियों के जो है परीक्षा छूटे हैं, लेकिन अभी भी किसी पर जो है शिकंजा कसने की सूचना नहीं है। हालांकि जो कल जो STF ने बांसगांव में एक जो महिला सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो गोरखपुर में जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से चल रही है और जिले के जो तमाम अधिकारी हैं, जो है वो ADG हो, IG हो, SSP हो, SPCT हो, CO, तमाम अधिकारी अपने जो क्षेत्रों का निरीक्षण कर जो भी परीक्षा केंद्र है उनको जो कंट्रोल रूम बनाया गया CCTV कैमरे से उस पर निगाह रखी जा रही है। तो पूरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। त्रिपुरा में 5 दिन में 22 मौतें हुई हैं। यूपी में गंगा जो है उफान पर है। त्रिपुरा में 1900 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं। गृह मंत्री शाह ने त्रिपुरा CM से बातचीत की है, NDRF को भेजा है, NDRF की टीम को वहां पर भेजा है ताकि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है इससे निपटा जा सके। तो आप जरा तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो कुदरत है वो बरस रहा है पूरी तरह से, और चप्पे चप्पे पर पानी भरा हुआ है, सड़कों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस रहा है। कई जगहों पर जो है वो घरों को नुकसान भी हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, संपर्क टूटे हुए हैं, और अभी भी ये सिलसिला रूपाली इसी तरह से जारी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मलबे में दबकर अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य तेजी से वहां पर जारी है ताकि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार नहीं बल्कि जब भी वहां पर भारी बारिश होती है तो उसके बाद हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। सड़कें गिरती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं और पानी जो है नाले उफान पर हो जाते हैं, जिससे कई घरों को रूपाली नुकसान भी होता है। बिल्कुल, इसी के साथ शीतल, जिस तरीके से बात की जाए, जब से मॉनसून शुरू हुआ है पूरे देश भर में कई ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। ना ही सिर्फ उत्तराखंड त्रिपुरा की बात करें, देश के अन्य राज्यों में भी काफी ज्यादा जानी नुकसान भी देखने को मिला है। और लोगों की अगर बात की जाए तो उनका घर की बात की जाए वो भी ढह चुके हैं और काफी ज्यादा नुकसान पूरे देश भर में मॉनसून के कारण हुआ है। जहां पर त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें लगातार 5 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों के सिलसिले के कारण जो है 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। क्योंकि जब जब बारिश हुई है ऐसे अगर जो पहाड़ी पर्वतीय इलाके होते हैं उनके रास्तों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए, MP से बड़ी खबर। MP के महू में निर्माणाधीन फार्म हाउस का छत गिरा है। हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर MP से। 5 मजदूरों के शव अभी तक फिलहाल निकाल लिए गए हैं। 3 JCB और 1 पोकलेन की मदद से रेस्क्यू वहां पर जारी है कि जो भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। MP के महू में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से यह हादसा हुआ है और हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई है।
5 मजदूरों के शव अभी तक फिलहाल इस फार्म हाउस से निकाल दिए गए हैं। 3 जेसीबी वहां पर लगी हुई हैं, पोकलेन की मदद से वहां पर निकाला जा रहा है। जैसे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक और भयावह, कितना खतरनाक ये हादसा हुआ होगा जब वहां पर ये छत गिरी होगी, क्योंकि एक फार्म हाउस था और जहां पर कई सारे मजदूर लोग काम कर रहे थे, लेकिन अचानक छत गिरने से कई मजदूर इसमें दबे। अभी तक 5 शव बाहर निकाले गए हैं। तो गुरुवार को ही ये स्लैब डाली गई थी और कुछ ही दिनों के अंदर इस तरह से वहां पर मामला सामने आया। 5 मजदूरों के शव फिलहाल बाहर निकाल चुके हैं। 3 जेसीबी और एक पोकलेन की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बिल्कुल, इसी के साथ बात की जाए तो इंदौर के रहने वाले थे ये मजदूर, और आपको बता दें कि ये निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत जो है वो गिर गई, जिसके कारण 5 मजदूरों के फिलहाल रेस्क्यू के बाद वहां से शव निकाले गए हैं और 3 जेसीबी और एक पोकलेन जो है वो यूज की जा रही है ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके। और आपको बता दें वहां पर घटनास्थल पर एसपी हितिका वासल भी मौजूद थी और उन्होंने ये बताया कि 3 जेसीबी और एक पोकलेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा था। तो फिलहाल थाईलैंड से बड़ी खबर, दलदल में मलबा मिला है, 9 लोगों की मौत हुई है। एक और बड़ी ब्रेकिंग, थाईलैंड विमान हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से वहां पर भी जारी है। बेहद दुखद खबर इस वक्त थाईलैंड से, जहां पर एक विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दलदल में मलबा मिला है, 9 लोगों की इसमें मौत हुई है अभी तक, और आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी कितने कुल मिलाकर इसमें लोग शामिल थे वो साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन तुरंत वहां पर राहत बचाव कार्य जारी कर दिया गया है और इसमें 9 लोगों की अभी तक फिलहाल मौत हो गई है। तो थाईलैंड का पूरा मामला, जहां पर विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 9 लोगों की इसमें अभी तक मौत हुई। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।